आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस तेजी से कम हुए हैं, लेकिन याद रखिए कोरोना अभी भी है, खतरा अभी भी बना हुआ है और डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने और खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। पीएम मोदी सुबह 11 बजे अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। पीएम और उत्तर प्रदेश के सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी अयोध्या में होने वाले विकास के काम का विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम के अलावा 13 मेंबर होंगे और आवास विकास विभाग के मुख्य सचिव पीएम के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। अयोध्या में 1200 एकड़ में वैदिक सिटी बनाने की तैयारी है और करीब 500 लोगों की राय विजन डॉक्यूमेंट में शामिल की जा चुकी है। सूरत में कुछ लोगों ने एक रेस्टोरेंट में खूब तोड़फोड़ की। झगड़े की वजह निजी रंजिश बताई जा रही है, जिसके लिए करीब 6 गाड़ियों में बैठकर दर्जनों लोग दोपहर के वक्त रेस्टोरेंट पर पहुंच गए और रेस्टोरेंट पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। एक होटल की पहली मंजिल पर बने रेस्टोरेंट की दीवारें शीशे की थी। हमलावरों की भीड़ शीशों पर पत्थर फेंकती रही और शीशों के टूटने की आवाजें आती रहीं। हमला करने वालों के सिर पर ऐसा भूत सवार था कि शीशे बुरी तरह तोड़ने के बाद उन्होंने डंडे हाथों में ले लिए। कुछ लड़कों के हाथों में तो क्रिकेट बैट भी दिखे। होटल के बाहर जो भी सामान दिखा उन्होंने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट की सूरत किसी कबाड़ खाने जैसी हो गई। केवल शीशे ही नहीं, अंदर रखा सामान और फर्नीचर भी टूटकर इधर उधर बिखरा दिखाई दिया। पुलिस घटना की जांच में लगी है और वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। हरियाणा के भिवानी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर ही हमला हुआ। पुलिस को इस नामी बदमाश के वहां के एक गांव में मौजूद होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम सादी वर्दी में बदमाश को पकड़ने पहुंच गई। पुलिस वालों ने बदमाश को पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन तभी उसके परिवार वाले और इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और टीम को घेर लिया। वहां मौजूद महिलाएं पुलिस से भिड़ गई और धक्का मुक्की शुरू कर दी। देखते ही देखते उन्होंने आरोपी को पुलिस की गाड़ी से नीचे उतार लिया। पुलिस वालों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनकी एक नहीं चली। भीड़ पर हथियारबंद पुलिस वालों का कोई खौफ नहीं दिखा। जल्दी उन्होंने आरोपी को पुलिस की पकड़ से छुड़ा लिया। परिवार की जो लेडीज थी और जो अन्य सदस्य थे वो बीच में पड़ गए और उन्होंने उसको भागने में जो है ना सहायता। बाद में पुलिस ने इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के बरेली में एक झकझोर देने वाली घटना हुई जब एक बैंक के गार्ड ने बैंक में ग्राहक को गोली मार दी। रेलवे कर्मचारी राकेश किसी काम से बैंक आया था, लेकिन चेहरे पर मास्क लगाने की वजह से उसकी सिक्योरिटी गार्ड से बहस हो गई, जिसका अंजाम यह हुआ कि गार्ड ने राजेश को गोली मार दी। खून से लथपथ हालत में राजेश बैंक में फर्श पर गिरा हुआ दिखा और उसकी पत्नी गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड से गोली चलाने की वजह पूछती रही। पूरे बैंक में बदहवासी का सा माहौल बन गया और घायल राजेश की पत्नी की चीखें गूंजती रही। गोली चलाने वाला गार्ड राजेश के पास ही खड़ा रहा, लेकिन करहाते राजेश को देखने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा। तुम जेल जाओगे, पता है तुम्हें? कोई बात नहीं, जेल जाएंगे, ये भी जेल जाएंगे ना। फर्श पर गिरे राजेश की सांसें उखड़ती देख बैंक के कर्मचारियों के भी हाथ पांव फूलने लगे। ये सब कर लेना, लेकिन पहले जिसके बाद राजेश को अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन राजेश की पत्नी और घटना की चश्मदीद प्रियंका के मुताबिक अपने बैंक खाते की पासबुक अपडेट करवाने के लिए राजेश अपनी पत्नी के साथ बैंक पहुंचे थे, लेकिन मास्क न लगाने के कारण उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने से रोक दिया। राजेश बैंक से अपने घर लौट गए और मास्क लगाकर फिर बैंक पहुंचे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने एक बार फिर उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया और बताया कि बैंक कर्मचारियों का लंच का समय चल रहा है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हुई और राजेश ने सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देकर बैंक में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद गुस्साए सिक्योरिटी गार्ड ने राजेश पर गोली चला दी और गोली राजेश की जांघ पर लगी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। घायल राजेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन गोली चलाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो गार्ड है जिसने ऐसा किया है उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। राजेश की पत्नी के मुताबिक झड़प की शुरुआत सिक्योरिटी गार्ड ने की। गार्ड धक्का दे दिया तो इन्होंने कह दिया कि मतलब हमें अंदर जाने को, इतने गार्ड ने गोली मार दी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि रेलवे कर्मचारियों की एसोसिएशन भी घटना के विरोध में एकजुट हो रही है।
जर्मनी के बवारिया में चाकूबाजी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि वहां एक आदमी ने बाजार में मौजूद लोगों पर चाकू से अचानक हमला कर दिया। उसके इस हमले में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमले के बाद वहां हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और हमलावर का मुकाबला शुरू किया। पुलिस ने हमलावर के पैरों में गोली मार दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर अफ्रीकी देश सोमालिया से जर्मनी आया था और वो पिछले काफी वक्त से वहीं रह रहा था। फिलहाल वहां की पुलिस कई एंगल से मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा, जिसके विरोध में एनसीपी सड़कों पर आ गई। अनिल देशमुख के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करते हुए ईडी ने उनके नागपुर के घर पर रेड की, जिससे एनसीपी कार्यकर्ताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने नागपुर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर जंग छेड़ दी। ये लोग इतने गुस्से में थे कि पुलिस के लिए उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। नारे लगाने वाले इन लोगों को हिरासत में लेते समय पुलिस वालों के पसीने छूट गए। उन्हें एक एक कार्यकर्ता को अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। विरोध के बीच ईडी ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और अनिल देशमुख के नागपुर के घर के बाहर गहमा-गहमी नजर आई। लेकिन शिवसेना को इस कार्रवाई के पीछे सियासी साजिश दिखी। जिस प्रकार के केसेस में आज ये जांच एजेंसी को ढकेला जाता है, ये पूरी राजनीतिक मामला मुझे लगता है सब। जबकि बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए अनिल देशमुख पर हमले तेज कर दिए। अनिल देशमुख के घर पे आज छापे हैं, लेकिन आने वाले कल के दिनों में वो जेल में भी जाएंगे। इस बीच अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर लाया गया। इससे पहले अनिल देशमुख के सचिव संजीव पलांडे को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। यही नहीं, उनके करीबी कहे जाने वाले सागर नाम के शख्स पर भी शिकंजा कसा और नागपुर के उसके ठिकाने पर रेड की गई। खबर है कि सागर अनिल देशमुख का सबसे बड़ा राजदार था और उसकी 3 दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें वो खुद डायरेक्टर। यही नहीं, उसकी कोलकाता में भी बहुत जायदाद है। ईडी ने उसके इन्हीं में कई ठिकानों पर छापा मारा, जबकि अनिल देशमुख के नागपुर के घर के अलावा मुंबई के वर्ली के घर पर भी रेड डाली गई। मध्य प्रदेश के नीमच से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां रसोई गैस के सिलेंडर में पानी मिलाने के खेल का पता चला। बताया गया कि एक परिवार ने गैस जल्दी खत्म होने पर सिलेंडर की जांच की तो उसके अंदर पानी होने की जानकारी मिली। उन्होंने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें खाली सिलेंडर के अंदर से पानी निकलता नजर आया। कुछ ही देर में नीचे रखा बर्तन पूरी तरह पानी से भर गया। बताया गया कि सिलेंडर में रसोई गैस की जगह करीब 5 लीटर पानी भरा था, जिसकी वजह से सिलेंडर का वजन तो ठीक निकला, लेकिन गैस कम हो गई। मिलावटबाजी, ये क्या गोलमोल है? पब्लिक के साथ आप धोखेबाजी कर रहे हो, सरासर बेईमानी है ये। सिलेंडर में मिलावट का खेल देखने के बाद परिवार ने जिला आपूर्ति विभाग में इसकी शिकायत की। शिकायत मिलते ही खाद्य विभाग की टीम उनके घर पहुंची और अपने सामने सिलेंडर को चेक किया। सिलेंडर में पानी मिलने के बाद विभाग ने गैस एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। खबर है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए एक प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यूपी में दर्ज 5000 से ज्यादा मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। बताया गया कि ये सभी मामले समाजवादी पार्टी और बीएसपी शासन के दौरान दर्ज किए गए थे, लेकिन सिर्फ वैसे ही केस वापस लेने की तैयारी है जो राजनीतिक आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन से जुड़े हैं। इसके अलावा सभी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने इलाकों में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करें। जो गलत मुकदमे होते हैं तो हमेशा उसके खिलाफ उसको नहीं लगना चाहिए था, ये हम लोग कहते आए हैं। अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 17 सैनिकों की मौत हो गई। यह हादसा सैनिकों के एक ट्रेनिंग सेशन के समय हुआ, जिसमें क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर में भीषण आग लग गई और सामने आई तस्वीरों में उससे काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इस दौरान आग की लपटों के साथ उठता काला धुआं आसमान छूता नजर आया, जिसको हादसे के एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जिसके बाद वहां राहत बचाव का काम शुरू हुआ और दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते नजर आए। इस बीच गंभीर रूप से घायल सैनिकों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल की ओर रवाना किया गया। वहीं हादसे का शिकार हुए 17 सैनिकों के शवों को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से ढूंढ निकाला गया। रॉबर्ट वाड्रा का चालान काटा गया। दिल्ली पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का चालान काटा।
पुलिस के मुताबिक खतरनाक ड्राइविंग के आरोप में रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का ये चालान काटा गया। हालांकि वाड्रा ने इस घटना के बाद अपने ड्राइवर की गलती नहीं होने की बात कही। It's totally the taxi person's mistake who missed his turn on the left. भारतीय टीम के पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने को 38 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर और आर अश्विन समेत कई क्रिकेटरों ने इस जीत को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस खिताब ने देश में क्रिकेट के प्रति नजरिया बदल कर रख दिया था। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में एक ऑरेंज क्लस्टर बस ट्रैफिक पुलिस के एक बूथ की दीवार तोड़कर उसके अंदर घुस गई। इस भयानक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। गड़गड़ सी आवाज, मैंने एकदम पीछे देखा तो एकदम तो बस यहाँ देके मारी, हवा में एक बंदा गिरा। बस की चपेट में राह चलते आम लोग तो आए ही, बूथ में बैठे पुलिस के जवान भी हादसे की भेंट चढ़ गए। चश्मदीदों ने दावा किया कि बस की रफ्तार काफी तेज थी, जो कि एक्सीडेंट की वजह बनी। बस वाला बहुत तेजी में आ रहा था, इसका कोई वो नहीं, पी के चला रहा है, कैसे चला रहा है ये नहीं पता, और इतनी ब्रेक कंट्रोल नहीं कर पाया। रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने भी विंबलडन से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने पैर में चोट की वजह से यह फैसला लिया। बिहार के सिवान में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 6 लाख से ज्यादा के नकली नोट भी बरामद किए। जाली नोट छापने का जो एक गिरोह था वो पकड़ा गया है। कुल वैल्यू लगभग 6,18,000 के पास है। कोलकाता में फर्जी आईएएस बनकर लोगों को वैक्सीन लगवाने वाले देबांजन देव नाम के शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया। देबांजन पर आरोप है कि उसने कोरोना वैक्सीन के कई कैंप लगाए, जिनमें बहुत सारे लोगों को टीके के नाम पर न जाने क्या लगा दिया गया। फर्जी आईएएस बनकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले इस आरोपी के कैंप के कुछ वीडियो भी सामने आए। कहते हैं कि ठग कितना भी शातिर हो, कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर न सिर्फ लोगों के साथ ठगी करना, बल्कि लोगों की जान के साथ खेलने वाले देबांजन देव पर यह बात पूरी तरह लागू होती है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी दुनिया के लिए नासूर बन गई है, लाखों लोगों ने इसे लेकर अपनी जान तक गंवा दी है, वहीं इस बीमारी के फर्जी वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने वाले देबांजन देव अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। न सिर्फ आम लोगों को बल्कि कई रसूखदारों को भी देबांजन देव ने झांसा दिया था। सांसद मिमी चक्रवर्ती ने जैसे ही इस 420 की पोल खोली, पुलिस इसे दबोच कर पूछताछ के लिए थाने ले गई। शान शौकत से रहने वाले इस शख्स का नाम देबांजन देव है, जिसके लिए लॉकअप के दरवाजे तो खुले ही हैं, साथ ही जेल की चक्की भी इससे अब ज्यादा दूर नहीं। आरोप है कि देबांजन देव नाम के शख्स ने कोरोना से बचाव के लिए कोलकाता में वैक्सीनेशन अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों लोगों को नकली वैक्सीन दी गई। पैसे लेकर वैक्सीन देने के इस फर्जी अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाने के लिए इसने अपने कैंप का उद्घाटन तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती से करवाया। सांसद मिमी चक्रवर्ती के अलावा उद्घाटन के मौके पर टीएमसी से जुड़े कई नेता भी मौजूद थे। हालांकि देबांजन ने ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों की मदद के लिए कैंप लगाने का दावा किया, लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा सके, इसके लिए मिमी चक्रवर्ती ने भी यही वैक्सीन ले ली। टीका लगवाने के बाद उनके पास वैक्सीन लगवाने से संबंधित कोई आधिकारिक मैसेज उनके मोबाइल पर नहीं आया। इसके बाद मिमी को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। কালকে যখন আমি কার্ডটা রিসিভ করিনি তখনই আমি কনসার্নটা রেজ করি আর তারপরেই পুরো র‍্যাকেটটা ধরা পড়ে। मिमी चक्रवर्ती का आरोप है कि वैक्सीनेशन के लिए कार्ड पर जानकारी भरने के लिए उनसे उनका आधार नंबर मांगा गया। उनसे वो सभी जानकारी मांगी गई जो कोविन ऐप पर मांगी जाती है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का मैसेज नहीं आया। इसके बाद उन्हें शक हुआ तो कोलकाता पुलिस को उन्होंने शिकायत की और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता की एक निजी कंपनी से 1,11,000 रुपए लेकर के उनके 170 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को देबांजन देव ने ये फर्जी वैक्सीन दी। अब सभी लोग सख्ते में हैं अपनी सेहत को लेकर के और ये जानना चाह रहे हैं कि वैक्सीन के नाम पर उन्हें आखिर क्या दिया गया। पुलिस ने इस पूरे गोरख धंधे को किस तरह अंजाम दिया जाता है इसका पता लगा लिया है। बताया गया कि देबांजन देव कस्बा में कोलकाता नगर निगम का एक फर्जी दफ्तर चलाता था, जिसमें 20 लोग काम करते थे। वो आईएएस अफसर की तरह नीली बत्ती वाली गाड़ी में चलता था। खुद को कोलकाता नगर निगम का ज्वाइंट सेक्रेटरी बताकर इस शख्स ने बाजार से वैक्सीन की शीशी जैसी दिखने वाली इंजेक्शन खरीदी। इसके दफ्तर पर छापे से पुलिस को बड़ी संख्या में एक खास इंजेक्शन की शीशियां और कोविशील्ड वैक्सीन की फर्जी लेबल यानी चिप्पी मिली। यही चिप्पी इंजेक्शन की शीशियों पर मिली।
अब तक की जांच में ये भी पता चला है कि देवांजन देव ने कम से कम 2 कैंप लगाए, जिनमें एक दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके में तो दूसरा उत्तरी कोलकाता के एक कॉलेज में लगा। इन दोनों कैंपों में 1000 से ज्यादा लोगों को नकली वैक्सीन दिए जाने का अनुमान है। जिन लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई उनमें छात्र और शिक्षक भी हैं। अब तक जो जानकारी मिली है वो न सिर्फ सनसनीखेज है बल्कि डराने वाली भी है। लोगों को पानी में किसी तरह के पाउडर को मिला करके इंजेक्ट किया गया है। अपनी जान बचाने पहुंचे लोगों को अब ये जो फर्जी वैक्सीन दी गई है, ये क्या उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है, इसको लेकर के जांच चल रही है। जितना खतरनाक देवांजन देव का वैक्सीनेशन अभियान था, उतनी ही गहरी इसकी साजिश थी। न केवल इसने IAS अफसर बनने का ढोंग रचा, अपने फर्जी कार्ड बनवाए, बल्कि इसने नेताओं के बीच भी गहरी पैठ बना ली। मिमी चक्रवर्ती को तो इसने अपने शिविर में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया ही। इसके पहले इसके कार्यक्रम में कई मंत्री और TMC के दूसरे नेता भी आ चुके हैं। 15 जून को सोनारपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में एक विधायक जी भरकर इसकी तारीफ करती दिखी थी। यही नहीं, इसकी तस्वीर राज्यसभा सांसद शांतनु सेन से लेकर बंगाल में मंत्री सुब्रत मुखर्जी के साथ मिली है। एक तस्वीर में बंगाल सरकार में मंत्री और पूर्व मेयर फिरहाद हकीम जिस अंदाज में इन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते दिखे, उससे भी जाहिर होता है कि इसने बड़े बड़ों को गच्चा दे रखा था। और तो और इसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति के अनावरण के एक पत्थर तक पर दिखा। जाहिर है न इसकी साजिश छोटी थी और न ही इसके तार छोटे मोटे लोगों से जुड़े रहे होंगे। अब जब इसका कच्चा चिट्ठा सामने आया है और पुलिस का शिकंजा भी इस पर कस चुका है, तो IMA ने भी इसके खिलाफ FIR दर्ज की है। सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती की सूझबूझ से इस फर्जी वैक्सीन कांड का भंडाफोड़ तो हो गया, लेकिन अब कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फर्जी स्टैंप और लेटर हेड देवांजन देव को कैसे मिले? क्या कोई ऐसी सजा उसे दी जाएगी जिसके बाद ये घटना अंतिम ऐसी घटना होगी? क्या राजनीति के ऊपर उठ करके इस मामले को देखा जाएगा? बिहार के वैशाली से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बिजली की किल्लत पर विधायक का घेराव करते हुए कुछ लोगों ने खूब हंगामा किया। बताया गया कि पिछले कई दिनों से उस इलाके में बिजली नहीं, जिससे नाराज लोगों ने अपना गुस्सा विधायक मुकेश रोशन पर उतारा। सामने आई एक तस्वीर में कुछ महिलाएं उनकी गाड़ी को घेर कर बहस करती दिखी। विधायक जब गाड़ी से नहीं उतरे तो उन लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। इसके बाद मुकेश रोशन गाड़ी से बाहर आए और गुस्साए लोगों को भरोसा दिया कि उनकी मांग को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का काम पूरा होगा। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने वहां की सड़क को जैम कर आगजनी भी की। उत्तराखंड के देहरादून से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेंदुए ने वन विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। बताया गया कि ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया और उसने वहां के सभासद पर हमला कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और तेंदुए की तलाश शुरू की। लेकिन जैसे ही टीम घनी झाड़ियों की तरफ बढ़ी, उनमें छिपे बैठे तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से वहां हड़कंप मच गया। टीम के लोग किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। बाद में बड़ी तादाद में कर्मचारियों को वहां भेजा गया, जिन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी की और तेंदुए की तलाश शुरू की। तेंदुए को ढूंढने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। इस बीच वहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। कई लोग तो अपनी छत पर चढ़कर ये हंगामा देखते नजर आए। हालांकि बाद में किसी तरह तेंदुए को काबू कर लिया गया, जबकि उसके हमले में कुछ लोग घायल भी हो गए। कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर से जूझ रहे थाईलैंड में मौत का डर भी लोगों के मन में जल रही लोकतंत्र की लौ को बुझा नहीं पाया। प्रधानमंत्री के इस्तीफे, संविधान में बदलाव और राजशाही को और जवाबदेह बनाने की मांग पर प्रदर्शनकारी एक बार फिर राजधानी बैंकॉक में सड़कों पर उतरे और संसद की तरफ कूच कर दिया, जिसके लिए झंडे बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने एक विशाल मार्च निकाला और ड्रमों की जोरदार थाप पर बिना थके बिना रुके संसद की तरफ बढ़ते रहे। हुजूम ऐसा कि चौड़ी सड़क तक लोगों से भर गई और गाड़ियों के चलने के लिए तो बस एक ही लेन बची। इस दौरान कुछ लोग तो गले में माला और सिर पर ताज पहनकर सरकार और राजशाही का विरोध करने पहुंच गए। जैसे ही संसद सामने दिखी, प्रदर्शनकारियों ने वहीं डेरा डाल दिया। कहीं कोई बवाल न हो जाए इसलिए पुलिस ने भी कमर कस ली। आखिरकार सरकार को भी झुकना पड़ा और उसके नुमाइंदे प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। असल में थाईलैंड की संसद में संविधान में संशोधनों पर वोटिंग होनी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि संशोधन उनकी मांगों के हिसाब से कतई नहीं है। पीएम से एक दिन पहले हुई लंबी बातचीत के बाद महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं होती, तब तक वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी।
मैंने ये फैसला किया कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं मिल जाता है, महबूबा मुफ्ती इलेक्शन नहीं लड़ेगी। दिल्ली के द्वारका से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक फ्लैट में घुसकर एक दंपति को गोली मार दी, जिसमें पति की मौत हो गई जबकि पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद की कुछ तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लड़के मोहल्ले की सड़क से भागते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने उस दंपति पर हमला किया था। 5-6 गोली चली है, लड़के की मौत हुई है, लड़की को भी लगी थी। वारदात के बाद पुलिस ने उस फ्लैट के पास के इलाके को सील कर दिया और सबूत जुटाने के मकसद से कुछ जगहों पर निशान लगा दिए। कुछ सस्पेक्ट्स को जो है आइडेंटिफाई कर पाए हैं, बाकी आगे उसमें हमारी जांच चल रही है। बताया गया कि सोनीपत के रहने वाले इस पति पत्नी ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर पिछले साल शादी की थी। मुंबई से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद सड़क के बीचों बीच डिवाइडर से करीब खड़ी इस कार से भीषण आग की लपटें उठती नजर आई। डरने वाली बात यह थी कि एक तरफ ये गाड़ी तेजी से जलती रही तो उसी रास्ते पर बाकी गाड़ियां गुजरती रही। आग गाड़ी के इंजन में लगी थी, जिसने उसके आगे के हिस्से को पूरी तरह अपनी चपेट में लिया और आग के साथ उससे काला धुआं भी उठता नजर आया, जिसके बाद वहां पुलिस और दमकल कर्मी पहुंच गए और रास्ते पर दूसरी गाड़ियों के आने जाने को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। आग की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। राजस्थान बीजेपी में घमासान तेज होने की खबर है। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि वसुंधरा गुट के करीब 1.5 दर्जन नेताओं के संगठन के रडार पर होने की चर्चा है और पता चला है कि उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस देने की तैयारी हो रही है। अटकलें हैं कि राज्य में वसुंधरा गुट और सतीश पूनिया गुट के बीच मनमुटाव बढ़ गया है। यही नहीं, वसुंधरा समर्थक विधायकों ने तो खुलकर अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। आज की तारीख में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने की क्षमता रखती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया रखती है। गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। सरकार ने फिर साफ किया कि गर्भवती महिलाएं भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकती हैं। That vaccination is useful in pregnant and it should be given. बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें नीतीश राणा समेत दूसरे युवा खिलाड़ियों ने पहली बार नेशनल टीम में मौका मिलने पर खुशी जताई। दिल्ली में दोपहर बाद कई जगह आसमान में बादल छा गए, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। देश में सामने आए कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक भारत के 50 से ज्यादा मामले यहां पर सामने आए हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के ज्यादा मामले बढ़े हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर से उबर है महाराष्ट्र में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत सामने आने लगी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि रत्नागिरी से इस वेरिएंट की वजह से एक की मौत सामने आई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने एहतियातन तौर पर महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत बढ़ती जा रही है। रत्नागिरी जिले में इस वेरिएंट की वजह से 80 साल के एक मरीज की मौत के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। महाराष्ट्र में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से होने वाली पहली मौत है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की इस वेरिएंट की वजह से मौत हुई वो पहले से कई बीमारियों से पीड़ित थे। खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस खबर की पुष्टि की। आज जे काही 21 पेशंट होते त्यातला एक 80 वर्षाचा वयस्कर व्यक्ती कोमॉर्बिड असलेला भरपूर तो दुर्दैवाने त्याचा मृत्यू झालेला आहे, परंतु बाकीच्या पेशंट्स स्थिर आहेत आणि बरेचसे पेशंट बरे होऊन घरी सुद्धा गेलेले आहेत। डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा कितना बड़ा है, इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सरकार फौरन एक्शन मोड में आ गई है, जिसके चलते सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया गया है। यानी जो जिले लेवल 1 और 2 में थे वो अब लेवल 3 में जाएंगे। लेवल 3 में आने से सारी दुकानें शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगी। साथ ही मॉल खोलने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। एक आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक हमारी जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। कोई भी वेरिएंट हो, जैसे भी वेरिएंट अपना इवॉल्व करे, क्योंकि इवेंचुअली ये दो चीजें नहीं चेंज होती हैं। फिलहाल देश के 11 राज्यों में डेल्टा प्लस के 48 केस हैं, जिनमें अकेले महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 20 मामले हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। म्यूटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको कि हम सब लोग मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर क्यों करते हैं?
क्योंकि इसका इम्पैक्ट डिजीज के ट्रांसमिशन पे कितना पड़ रहा है ये देखने के लिए। क्या जो म्यूटेशन हम देख रहे हैं उसमें क्लिनिकल सीवियरिटी भी दिख रही है, या हम कोई म्यूटेशन ऐसा देख रहे हैं जो कि री इन्फेक्शन को प्रमोट कर रहा है, और क्या हम ऐसा देख रहे हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी में अगर कोई नए म्यूटेंट का असर आ रहा है, ये देखने के लिए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में बेहिसाब तबाही मचाई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों लहरों की तुलना में तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। यही वजह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को काफी ज्यादा चिंताजनक बताया जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर भारी तबाही ला सकती है। मेडिकल टास्क फोर्स के एक दावे के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर 50 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। तीसरी लहर में मेडिकल से जुड़े 25 लाख लोग वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसकी तैयारियों के लिए दवाई, किट और ऑक्सीजन का इस्तेमाल पहले से किया जाना चाहिए। कोरोना की पहली लहर में महाराष्ट्र में 19 लाख लोग चपेट में आए थे, जबकि दूसरी लहर में 40 लाख लोग इस वायरस से पीड़ित हुए थे। 50 लाख तक लोगों तक ये लहर शायद लोगों को बाधित कर सकती है। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी लोग इससे बचाया जा सकता है उतना हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सांस के माध्यम से या फिर आपके खाने पीने के ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर इसका असर अगर होने वाला है तो उसे बचाने के लिए जो भी उपाय है, और इसमें ऐसे भी कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर भी इसका असर होगा। तो ये तीनों चारों जो भी रास्ते हैं वायरस के अपने ऊपर अटैक करने के, उन सब के लिए हम लोग प्रोटेक्शन के पीछे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, तीसरे वेव में एक और बड़ी चुनौती हो सकती है, और वो ये कि इस वेव में पानी के जरिए भी वेरिएंट आ सकता है। यानी तीसरी लहर में नया वेरिएंट पानी के जरिए भी इंसान के शरीर पर हमला बोल सकता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर उदय कुलकर्णी ने लोगों को ज्यादा चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। साथ ही उदय कुलकर्णी ने यह भी दावा किया है कि अगर 3 महीने में खुद को नहीं बदला गया तो बड़ा खतरा साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि इसका और एक वेरिएंट भी आएगा जो थर्ड वेव में हमारे सामने आएगा, और जो पानी से भी अपने शरीर में आ सकता है, जैसे हमने देखा है। तो इट कुड बी सम अदर वेरिएंट विच कुड बी कमिंग विद द थर्ड वेव, और उस वक्त हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि उस वक्त उसका वायरुलेंस और बढ़ भी सकता है। महाराज धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा पूरे राज्य में एक नई मुसीबत को लेकर आगाह कर रहा है। एक ऐसी मुसीबत जो पहले की तुलना में काफी बड़ी और भयावह है। यही वजह है कि सरकार इसके ऊपर नजर तो रखी हुई है, साथ ही साथ इससे निपटने के लिए एहतियातन कदम भी उठा रही है। चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए जल्द भारतीय नौसेना स्वदेशी विमान वाहक पोत समुद्र में उतारेगी। इस विमान वाहक पोत को बनाने का काम केरल के कोच्चि में नौसेना के शिपयार्ड में चल रहा है। जहां पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के अधिकारियों से उसकी जानकारी ली। रक्षा मंत्री का स्वागत करने के बाद उन्हें विमान वाहक पोत पर ले जाया गया और नौसेना के अधिकारियों ने बारीकी से उन्हें हर एक जानकारी दी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बन जाने के बाद भारत दुनिया के कुछ उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास ये तकनीक है। यदि मैं कहूं कि इस प्रकार के जो कैरियर्स बन रहे हैं सचमुच एक ब्रह्मास्त्र के रूप में यह काम करेंगे, तो यह भी कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बन रहे इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम नौसेना से रिटायर हो चुके युद्धपोत INS विक्रांत के नाम पर रखा जाएगा। और समुद्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत कारगर साबित हो सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम फरवरी 2009 में शुरू हुआ था और बहुत जल्द इसे समुद्र में उतार दिया जाएगा। 262 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 26 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकेंगे। पिछले साल कोच्चि के शिपयार्ड में इसका हार्बर ट्रायल और बेसिन ट्रायल पूरा कर लिया गया था। यानी समुद्री ट्रायल से पहले किए गए उन ट्रायल में पोत में लगे सभी उपकरणों की जांच की गई। कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब हांजीपुरा इलाके में सुरक्षा बल को आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक आतंकी के ढेर होने के बाद सुरक्षा बल की तरफ से दूसरे आतंकी को सरेंडर करने का मौका दिया गया। कई बार पुलिस और सेना के अधिकारियों ने अपने अपने तरीके से आतंकी से सरेंडर करने की अपील भी की। साहिल मेरी बात सुन, मेजर शुक्ला बोल रहा हूं मैं चौधरी कुंड से। साहिल तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो जब आवाज आ रही है तो मेरी बात सुनो। मैंने तुमको पहले भी रिक्वेस्ट किया, देखो तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको जो भी समझना अपना हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। मैं
इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा अगर तुम हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आते हो तो। दक्षिण अमेरिका के देश चिली में मौजूद एंडीज के पहाड़ों से सांसें अटका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां 5000 मीटर की ऊंचाई पर फंसे 27 लोगों को बचाने के लिए चिली की मिलिट्री पुलिस के एक स्पेशल दस्ते को जमीन आसमान एक करना पड़ा। बताया गया कि ये लोग वहां एक दर्रे को पार कर रहे थे, लेकिन अचानक एक तूफान आया और सभी अपनी गाड़ियों में कैद हो गए, जिसके बाद -20 डिग्री सेल्सियस की खून जमा देने वाली ठंड में अपनी जान दांव पर लगाकर पुलिस के जवानों ने 5 घंटे की चढ़ाई की और मुश्किल में फंसे लोगों के पास पहुंचे। मौसम तो दुश्मन बना बैठा ही था, रात में मिशन पर निकले बचाव दल के लिए अंधेरा भी मुसीबत बन रहा था। पुलिस ने लोगों को बचा तो लिया, लेकिन संकट के बादल छटे नहीं, क्योंकि पहाड़ों से उतरते वक्त मौसम ने एक बार फिर विकराल रूप दिखाया और जोरदार बर्फीली हवाएं चलने लगी। हालांकि शुक्र रहा कि सभी लोग और बचाव दल सुरक्षित नीचे आ गया। मध्य प्रदेश के मुरैना से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक चौराहे पर लगी समाजसेवी साधु सिंह की मूर्ति को एक लड़के ने सरेआम तोड़ने की कोशिश की, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी घटना को वहां से गुजर रहे एक आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें वो लड़का मूर्ति पर चढ़कर उसे तोड़ता दिखा। उसके हाथ में एक ईंट थी, जिससे वो बार बार मूर्ति पर वार करता रहा। लड़के की सनक को देखकर चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर ऐसा लगा कि उस पर मूर्ति तोड़ने का भूत सवार हो। इसके बाद कुछ लोग उसके करीब पहुंचे और डंडों से पीटकर उसे नीचे उतारने लगे, लेकिन वो अड़ा रहा, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर उन लोगों ने एक के बाद एक कई डंडे उस पर बरसा दिए। इसी बीच एक आदमी ने उस लड़के के हाथ से ईंट छीनकर नीचे फेंक दी, जिसके बाद उसे जैसे तैसे नीचे उतारा गया। उसको हम पकड़ लाए हैं और उसके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कर दी गई है। बताया गया कि इस लड़के ने एक हफ्ते पहले भी इसी मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की थी। राजस्थान के दौसा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक सड़क पर बने डिवाइडर को तोड़ता हुआ हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि ट्रक के ड्राइवर को झपकी आ गई, जिस वजह से वो सड़क पर मौजूद डिवाइडर को नहीं देख पाया और सीधा उससे ही टकरा गया। सामने आए CCTV वीडियो में वो ट्रक आगे बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन डिवाइडर के सामने आने के बाद भी उसने रास्ता नहीं बदला। वो सीधा डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रक की रफ्तार तेज थी और वो डिवाइडर को काफी दूर तक तोड़ता हुआ चला गया। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया, जबकि ट्रक को भी काफी नुकसान पहुंचा। धर्मांतरण मामले में ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने जबरन धर्म परिवर्तन मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। एजेंसियों को इस बात का पता चला है कि धर्मांतरण की गैंग को ऑपरेट करने के लिए हवाला के जरिए फंडिंग हो रही थी। धर्मांतरण से जुड़े मामले पर यूपी से बड़ी खबर आई है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि जबरन धर्मांतरण का मामला आया था। ईडी को जांच में जो सबूत हाथ लगे हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि देश में धर्मांतरण के मामले में विदेशों से बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही थी। इसीलिए ईडी अब जांच की एक एक तह को खंगालने में जुट गई है। धर्मांतरण के मामले में उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद यूपी ATS के हाथ जो सबूत लग रहे हैं वो जांच एजेंसियों को बेहद चौंका रहे हैं। अब एजेंसियों को इस बात का पता चला है कि धर्मांतरण के गैंग को ऑपरेट करने के लिए हवाला के जरिए फंडिंग हो रही थी। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी ATS के साथ यूपी STF को भी मामले की जांच में लगा दिया गया है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो ये देख रही हैं कि क्या हवाला से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। दिल्ली के जामिया नगर से उठे धर्मांतरण के इस मामले में जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ATS को इस बात का भी पता चल रहा है कि ये एक ऐसा पैन इंडिया नेटवर्क है जिसे चोरी छिपे धार्मिक संस्थाओं की आड़ में चलाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक देश के 24 राज्यों में पर्दे के पीछे से धर्मांतरण का यह धंधा चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम और केरल जैसे राज्यों से इस मामले के तार जुड़े होने का पता चला है। देखिए, इसमें जो बच्चों को धर्मांतरण किया गया है तो निश्चय ही उस तरह का साहित्य, उस तरह का लिटरेचर, उस तरह की वेबसाइट्स, उस तरह का जो वीडियोस हैं
उनको कहीं ना कहीं जो है लोगों ने देखा है, तो इससे और गंभीरता आई है और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या कनेक्शंस हैं। लेकिन अभी तो जांच पड़ताल शुरू हुई है, बहुत बड़ा नेटवर्क रहा है, इस पूरे नेटवर्क को देखने के लिए समय थोड़ा लगेगा। यूपी पुलिस को अपनी जांच में पता चला है कि ये गैंग अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। इस गैंग ने अब तक 55% महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। यूपी पुलिस का दावा है कि धर्मांतरण कराए गए लोगों की तादाद ज्यादा भी हो सकती है। यही वजह है कि यूपी पुलिस इस मामले में दूसरे राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों के संपर्क में है। अब इस मामले में शामिल आरोपियों की अवैध संपत्ति की कुर्की की तैयारी चल रही है। सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, पुलिस आरोपियों से बरामद हुए सभी सबूतों की भी जांच कर रही है। धर्मांतरण केस में जांच एजेंसियां जैसे जैसे जांच में एक एक कदम आगे बढ़ रही हैं, सबूतों की फाइलें मोटी होती जा रही हैं। यूपी एटीएफ ने उमर गौतम के खाते को तलाशा तो उसे पता चला कि उसके खातों में विदेशों से पैसा आ रहा था। यूपी एटीएस अब इस बात की जांच कर रही है कि उमर गौतम के खातों में विदेशों से कहां-कहां और किस किस खातों में पैसे आए। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस सनसनीखेज मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि अब यूपी एटीएस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए उमर गौतम और काजी जहांगीर की जानकारी मांगी गई है। इस हेल्पलाइन के लिए 9792103156 नंबर जारी किया गया है। यूपी पुलिस ने इस सिलसिले में एक मेल आईडी भी जारी किया है। controlroom.ats-up@gov.in नाम की इस ईमेल आईडी पर उमर गौतम और काजी जहांगीर के बारे में जानकारी शेयर की जा सकती है। देखिए, पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल पाया जाएगा। कहा तो जा रहा है, एटीएस ने अभी प्रारंभिक जांच में बताया है कि उसमें कुछ न कुछ विदेशी लोगों का हाथ प्रथम दृष्टया दिख रहा है। तो हम ऐसे सभी संगठनों के खिलाफ और सभी लोगों के खिलाफ जो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी में धर्मांतरण की कहानी उमर गौतम और काजी जहांगीर के गिरफ्तारी से शुरू हुई थी। जांच एजेंसियों के सनसनीखेज मामले में एक सिरे को थामकर जांच कर रही हैं। वो इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर धर्मांतरण की पटकथा लिखने में किन किन लोगों का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां नगर पालिका के बाहर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि टेंडर जारी करने के तरीके पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं में तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और नगर पालिका परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। ऐसा लगा कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करते दिखे, जबकि कुछ लोग लात घूंसे बरसाते दिखाई दिए। ये सिलसिला वहां काफी देर तक चलता रहा, क्योंकि जैसे जैसे इस मारपीट की खबर नगर पालिका के अंदर बैठे लोगों को मिली, वो अपने अपने नेताओं के समर्थन में हाथ साफ करने लगे। एक दूसरे को दौड़ा दौड़ाकर उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के पति के बीच टेंडर जारी करने के सवाल पर तीखी बहस हुई, जिसके बाद दोनों ने अपना आपा खो दिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक पहाड़ी नाले में पानी बढ़ने से एक ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर रेत की ढुलाई करने वहां पहुंचा था, तभी अचानक नाले में पानी बढ़ने लगा। ट्रैक्टर का ड्राइवर और दो मजदूर खतरे को भांपते हुए बाहर निकल आए, लेकिन ट्रैक्टर और उसकी ट्रॉली पानी के तेज बहाव में घिर गई। पानी का बहाव ऐसा था कि लगा कि वो अपने साथ ट्रैक्टर को बहाकर ले जाएगा। हालांकि कुछ घंटे बाद नाले में पानी का स्तर घट गया और फिर ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाल लिया गया। कोरोना मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स ने केंद्र सरकार की तारीफ की। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार की सक्रियता और ऑक्सीजन उत्पादन की तैयारी की तारीफ की। साथ ही यह भी कहा गया कि कोरोना की पहली लहर के समय जो तैयारी की गई थी, उसका फायदा कोरोना की दूसरी लहर के समय मिला। सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस साल अप्रैल के महीने में देश भर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी। इस डिमांड को पूरा करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले से ही ऑक्सीजन स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा तैयार रखी थी, जिसका फायदा हुआ। साथ ही कई नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए और अस्पतालों को भी आत्मनिर्भर बनाया गया। लेकिन देश के आईटी मंत्री का अकाउंट लॉक करना ट्विटर को भारी पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए लॉक करने पर बीजेपी भड़क गई। ट्विटर ने कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन को वजह बताकर ऐसा किया।
जिसके बाद बीजेपी ने दो टूक कहा कि अगर ट्विटर को भारत में काम करना है तो भारत के कानून को मानना होगा। दादागिरी दिखा रहे हैं अपनी, उनको समझ आना पड़ेगा कि ये चलने वाला नहीं, भारत का कानून उनको मानना पड़ेगा। वहीं आईटी मामलों की संसदीय कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने भी इस मामले में ट्विटर से जवाब मांगने की तैयारी कर ली। सरकार ने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी। उत्तर प्रदेश के इटावा में सीआरपीएफ के जवान हरनाथ सिंह को अंतिम विदाई दी गई। एक दिन पहले श्रीनगर में तैनात हरनाथ सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। इंग्लैंड के क्रिकेटर जॉस बटलर चोट की वजह से श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज से बाहर हो गए। उन्हें पहले टी20 मैच में चोट लग गई थी। पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच गई। अब दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमोलिका बारी की ये टीम रविवार को मेक्सिको से भिड़ेगी।